बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेक के बाद। ब्रेक के दौरान भी हमारे साथ हालांकि कॉलर्स जुड़ते रहे, अभी उन्हें सुनेंगे, लेकिन एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर अंजलि आपके साथ गुफ्तगू आगे करेंगे, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन हमारे साथ रोहतक से इस दौरान कॉलर जुड़ गए हैं राजकुमार। नमस्कार राजकुमार जी, पूछिए अपना सवाल। मैम एक्चुअली क्या है, मेरी मिसेज को पेट में ज्यादा प्रॉब्लम रहती है जी, और उनको मतलब बहुत ज्यादा पेन होता रहता है। डॉक्टर को भी दिखाया, अल्ट्रासाउंड भी कराया, पर कुछ बिल्कुल मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा कुछ भी। ओके डॉक्टर, आप कुछ क्रॉस क्वेश्चन करना चाहेंगे? राजकुमार जी, आप अपनी वाइफ की एज बताएंगे? 30 ईयर। ओके। जो ये इनको पेन होता है उसका पीरियड के साथ कोई संबंध है? मतलब पीरियड के दौरान ये पेन ज्यादा हो जाता है? पीरियड के दौरान हो जाता है मैम, 10-10 दिन तक ब्लीडिंग मतलब स्टॉप नहीं हो पाई, रुक नहीं पाती। हाँ, सो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो पेन है या तो यूट्रस के आसपास कुछ स्वेलिंग है या यूट्रस के अंदर कुछ फाइब्रॉइड्स हैं या कुछ प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आप एक प्रॉपर तरीके से आप अपनी वाइफ को एक गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराइए, एक डॉक्टर के पास ले जाके प्रॉपर डॉक्टरी जांच कराइए, और अगर कुछ और टेस्ट आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करती हैं तो आप ज़रूर कराइए, क्योंकि हमारे लिए टीवी पे ये कहना बहुत ज़रूरी है। खाली आप बहुत डिफ़िकल्ट है कि आपकी खाली तकलीफ सुन के हम आपको बताएं कि आपको ये प्रॉब्लम है। तो बहुत ज़रूरी है कि इनका प्रॉपर एक एग्जामिनेशन हो और उसके बाद ही एक प्रॉपर ट्रीटमेंट इनके लिए हम शुरू कर सकते हैं। और वो ये भी कह रहे हैं साथ में कि उन्होंने अल्ट्रासाउंड भी कराया, कई सारे चेकअप्स भी कराए, लेकिन कोई रिजल्ट खास निकला नहीं। अल्ट्रासाउंड में कुछ प्रॉब्लम निकली थी राजकुमार जी? हल्का सी सूजन बताई थी। सूजन बताई थी। तो जो सूजन होती है यूट्रस और ट्यूब्स और ओवरीज के पास, उसका कॉमन कारण जो होता है वो इन्फेक्शन होता है। अगर इस इन्फेक्शन को अच्छी तरीके से ट्रीट किया जाए तो यूजुअली ये जो सूजन होती है वो ठीक हो जाती है। तो अब आपने कितने दिन की ट्रीटमेंट ली थी? ये मैंने 15 डेज की दी थी, इधर रोहतक से लेके पीजीआई से। हाँ हाँ, तो उन्होंने 15 डेज की दी थी। हाँ, तो यूजुअली 2 हफ्ते की ट्रीटमेंट के बाद इस तरह की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। लेकिन अगर इस तरह की प्रॉब्लम अभी भी ठीक नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ और कारण है जिसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है। तो हम आपको फिर से यही सलाह देंगे कि आप अपने डॉक्टर के पास फिर से जाएं, ताकि वो प्रॉपर तरीके से कुछ और टेस्ट अगर वो करवाना चाहती हैं, जैसे पैप्समियर या कुछ और भी टेस्ट, वो आप कराएं। एंड ये आपको बताना चाहेंगे कि ये कोई जानलेवा बीमारी नहीं है, इसका इलाज पूरी तरीके से संभव है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप अपना सही ढंग से इलाज करवाएं। चलिए, यानी कि एक बार फिर से ये वक्त आ चुका है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, और पैप्समियर टेस्ट पर हम आगे बात करेंगे। हालांकि अगर आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए, 5 बजे तक का भी कार्यक्रम है पैप्समियर टेस्ट पर, विस्तार से आपको बताएंगे। हिसार से हमारे साथ कांता है, पहले उन्हें भी सुन लेते हैं। नमस्कार कांता जी। कांता जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? संपर्क टूट गया इनके साथ लगता है। हम लोग अकॉर्डिंग टू रन ऑर्डर जैसे आ रहे थे, टीनेजर्स की हम बात कर चुके, अब हम 20 साल से ऊपर की महिलाओं की बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक से पहले एक जिक्र जो आपने किया था, इरेगुलर पीरियड्स यानी अनियमित पीरियड्स, पीछे उसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, और उससे बचने के लिए क्या करें? देखिए नामिका, आजकल ये जो इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आज से 10-15 साल पहले या 20 साल पहले बहुत कम लड़कियां इस प्रकार की प्रॉब्लम की शिकायत करती थी। लेकिन मैं अपनी ओपीडी में आजकल कम से कम रोज़ 7-8 महिलाएं ऐसी ज़रूर देखती हूँ जो कि मेरे पास इरेगुलर पीरियड की तकलीफ लेके आती हैं। बहुत सारे कारण हैं इस चीज़ के लिए। इरेगुलर पीरियड्स यूजुअली हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। अगर शरीर में जो फीमेल सेक्सुअल हार्मोन्स हैं, अगर उनका इम्बैलेंस है तो पीरियड्स इरेगुलर हो जाएंगे जी। ठीक है। अब उसके बहुत सारे कारण हैं कि क्यों फीमेल सेक्सुअल हार्मोन्स इरेगुलर हो जाते हैं। एक बहुत कॉमन कारण है थायराइड, तो अपना थायराइड चेक कराना बहुत ज़रूरी है। दूसरा बहुत कॉमन कारण है ओबेसिटी, मतलब ओवरवेट होना। ओवरवेट भी आजकल क्यों इसलिए होता है, बिकॉज लोगों को खाने की बहुत सारी ऑप्शंस हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आजकल मार्केट में उपलब्ध हैं, तो बहुत सारी चॉइसेस हैं, लोग
अच्छे से दिल से खाते हैं एंड उसके बाद एक्सरसाइज नहीं करते। ये जी। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आजकल लोगों के पास इतने सारे गैजेट्स हैं, काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सबके पास गाड़ियां हैं, तो वर्क प्लेस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पैदल चलना लोग भूल गए हैं, एक्सरसाइज करना भूल गए हैं। सो इन ओवरवेट, शॉर्ट फास्ट फूड आ गया है, दिल खोल के खाते हैं, और मशीनीकरण आ गया है, काम से जी चुराते हैं। ठीक है, बिल्कुल, ये लाइफस्टाइल एक फैक्टर हो सकता है इसके पीछे। रॉन्ग लाइफस्टाइल इज एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है इरेगुलर पीरियड्स होने का। एंड ऑफ कोर्स कुछ और भी मेडिकल कारण भी होते हैं जिनको हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, लेकिन शॉर्ट में जो सबसे पहला एक हर महिला को पता होना चाहिए कि एक सही डाइट होना और एक फिजिकली एक्टिव होना एक औरत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अपने वेट को कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुना आपने, गौर के साथ डॉक्टर अंजलि के एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए, ज़रूर बचेंगी आप इन सभी बीमारियों से। हमारे साथ हिसार से कांता एक बार फिर जुड़ गई हैं। नमस्कार कांता जी। नमस्ते जी। पूछिए अपना सवाल। हेलो जी कांता जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, पूछिए। अच्छा, मैंने ना बच्चेदानी में रसोली थी, जब उसका ऑपरेशन कराया है, उसके बाद है ना मेरे को है ना अंदर से पेन होता है, ऐसे लगता है जैसे जख्म अंदर से पड़ रहे हो। जी हाँ जी। कांता जी, आपकी उम्र क्या है? 45 साल। 45 साल। तो आपने जो रसौली का ऑपरेशन कराया था उसके अंदर आपका बच्चेदानी निकाल दिया था या खाली रसौली को निकाल दिया गया था? हाँ जी, बच्चेदानी को निकाल दिया था। बच्चेदानी को निकाल दिया गया था। यूजुअली तो इसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी सॉल्व नहीं हुई है तो या तो अंदर कुछ सूजन हो सकती है, या अगर आपकी ओवरीज छोड़ दी हैं तो उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप अपना एक फिर से हम यही कहेंगे, आप अपनी एक प्रॉपर डॉक्टरी जांच करवाइए, एक आपका अल्ट्रासाउंड करवाइए, एंड आपके जो डॉक्टर हैं आपको एक सही सलाह देंगे इसके बाद कि क्या करना है। वैसे यूजुअली ऑपरेशन के बाद इस तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। सवाल पूछा आपने और डॉक्टर को आपने सुना भी। अपने सभी दर्शकों को बता दें, कांता की तरह आप भी अपने सवालों का जवाब जान सकते हैं। जहन में कोई भी सवाल है, फ़ोन उठाइए, हमें मिलाइए, हमारे नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर। 20 साल की महिलाओं के लिए आप क्या कहेंगी? अब खुद को हेल्दी रखने के लिए उन्हें क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? जैसे मैंने पहले कहा कि एक करेक्ट डाइटरी लाइफस्टाइल होना बहुत ज़रूरी है। अपने वेट को आप कंट्रोल में रखें और नियमित तरीके से एक्सरसाइज करें, अपना हीमोग्लोबिन टेस्ट कराएं, अपना थायराइड टेस्ट कराएं। बस थायराइड टेस्ट क्या जो 20 की हैं या 20s में 20 से ऊपर की है उनके लिए ही ज़रूरी है? किन महिलाओं को आप सजेस्ट करेंगे? नहीं, थायराइड एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि किसी भी एज पे हो सकती है, एक न्यूबॉर्न बच्चे को भी हो सकती है थायराइड। बिल्कुल जी। थायराइड जो प्रॉब्लम है एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। ऑटो इम्यून प्रॉब्लम का मतलब ये है कि हमारी बॉडी हमारे ही टिश्यूज के अगेंस्ट कुछ ऐसी एंटीबॉडीज बना लेती है कि वो टिश्यूज को ढंग से फंक्शन नहीं करने देती है। जी। तो थायराइड की प्रॉब्लम जो है किसी को भी किसी भी एज में हो सकती है। हम 20 साल की एज पे या टीन एज में या थोड़ी सी आगे की एज में हम इसलिए रेकमेंड करते हैं बिकॉज इस एज पे वैसे भी पीरियड्स की इरेगुलरिटीज हो रही हैं, या अब थोड़े दिन बाद शादी का टाइम आ जाएगा, प्रेगनेंसी का टाइम आ जाएगा। जी जी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि थायराइड को कंट्रोल में रखा जाए। और वैसे भी थायराइड हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो बॉडी की मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल में करता है। सो पीरियड्स के अलावा भी थायराइड का बहुत ज़्यादा फंक्शन होता है, अपनी बॉडी को स्वस्थ रखता है, हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल में रखता है, हमारे वेट को कंट्रोल रखता है। अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो सारा मेटाबॉलिज्म स्लगिश हो जाता है। तो थायराइड की जांच मैं ये समझती हूँ हर औरत को नियमित तरीके से जरूर करानी चाहिए, जरूर कराते रहना चाहिए। चलिए, थायराइड के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो ये सवाल भी मैं आपसे पूछ ही लेती हूँ, हमारे दर्शकों के लिए भी और खुद के लिए भी। एक माइंडसेट बन चुका है कि अगर घर में किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो दूसरे को भी हो सकती है। ऐसी धारणा क्यों है? क्या ये जेनेटिक होता है या फिर क्या रीजन क्या है इसके पीछे? ये जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इट डज नॉट कम थ्रू जीन्स के थ्रू नहीं आती है, बट ऐसा देखा गया है कि कॉमनली पर्टिकुलर एरिया में या फैमिलीज में पाई जाती है। एंड इसका रीजन जो मैंने आपको बताया है वो ऑटो इम्यून ही है। एरिया टू एरिया देखा जाता है, जैसे गुड़गांव में जी या हरियाणा में ये थायराइड की प्रॉब्लम काफ़ी पाई जाती है।
तो मैं ये नहीं कहूँगी कि जेनेटिक है, अगर किसी की जेनेटिक हिस्ट्री है तो उसको थायराइड हो जाएगा, लेकिन ये फेमिलियल प्रॉब्लम ज़रूर है, फैमिलीज़ में ज़रूर पाई जाती है। तो थोड़ा सा फ़र्क है फेमिलियल और जेनेटिक में, लेकिन ये ज़रूरी है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, किसी को डायबिटीज, किसी को थायराइड की हिस्ट्री है, तो आप भी ज़रूर अपना चेकअप कराएं, ये ज़रूरी, तब ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हाँ बेहद जी, ज़रूरी कि आपको बिल्कुल। चेकअप कराते ही रहना चाहिए। हमारे साथ करनाल से एक और कॉलर जुड़ गई हैं, इन्हें सुनते हैं। नमस्कार। नमस्कार। पूछिए अपना सवाल। डिलीवरी के बाद डॉक्टर जी मेरा पेट बाहर निकल गया। एक बार आप अपना प्रश्न दोहराएंगी? डिलीवरी होने के बाद बेबी है छोटा सा मेरा 5-6 महीने का जी। उसके बाद पेट बड़ा हो गया, कम नहीं होता जी। नॉर्मल डिलीवरी हुई थी आपकी? हाँ जी, नॉर्मल हुई थी बिल्कुल। ओके डॉक्टर अंजलि। नाम क्या है आपका? रविता। हाँ जी, रविता। रनीता, डिलीवरी के बाद थोड़ी बहुत एब्डोमिनल मसल्स की टोन जो है वो कम हो जाती है। उसको कम करने का एक ही तरीका है कि आपको अपने खाने का ध्यान रखना है, मतलब मीठा और तेल वाला खाना आपने कम से कम खाना है। आपने अपने बच्चे को रेगुलरली ब्रेस्ट फीड करना है। ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने वेट को कंट्रोल में करने का, एंड आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। रनीता, ऐसी कोई भी दवाई नहीं होती जिससे आपका पेट अंदर चला जाए, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको थोड़ा अपना डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा और आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, और इसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसके लिए। तो एक्सरसाइज करना आप अभी से शुरू कर दीजिए, लेकिन खास ख्याल रखिए इसका कि अपनी डाइट का। बिल्कुल, डाइट का भी आप ख्याल रखिए। कविता हमारे साथ, हमारी अगली कॉलर जुड़ी हुई हैं पानीपत से। नमस्कार कविता। नमस्कार जी। पूछिए अपना प्रश्न। आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। हेलो, मैंने 34 ईयर्स की है और मैंने अपना टेस्ट कराया था, तो उन्होंने बताया कि बच्चेदानी में रसोली है जी, और बाकी जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड सारे टेस्ट मेरे नॉर्मल टेस्ट में, पर मैं कंफर्म नहीं कर पा रही हूँ। ओके डॉक्टर, आप समझ पाई इन्हें? इनका ये कहना है, इन्होंने अपना टेस्ट कराया था और डॉक्टर ने बताया था कि बच्चेदानी में रसौली की दिक्कत है। इन्होंने सारे प्रेगनेंसी के लिए जो टेस्ट कराने चाहिए थे वो कराए भी, और वो सब नॉर्मल है, उसके बाद भी ये कंसीव नहीं कर पा रही है। देखिए, अगर बच्चेदानी में रसौली है तो पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो रसौली किस प्रकार की है, कहाँ पे है। बच्चेदानी के बिल्कुल अंदर है, बच्चेदानी के थोड़ी सी बाहर है, उसका साइज़ क्या है। जस्ट बिकॉज रसौली है, हम ये नहीं कहेंगे कि रसौली की वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, लेकिन अगर वो रसौली यूट्रस के बिल्कुल अंदर की तरफ है, यूट्रस की कैविटी को वो डिस्टॉर्ट कर रही है, तो डेफिनेटली उसकी वजह से प्रेगनेंसी में दिक्कत हो सकती है। तो अगेन ये बहुत ज़रूरी है कि एक डॉक्टर आपको ढंग से आपका एग्जामिनेशन करे, आपके इन्वेस्टिगेशन करें, एंड उसके बाद हम आपका एक प्लान बना सकते हैं कि इसमें आपको रसौली की सर्जरी या ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत है या नहीं। सिर्फ ये जान के कि रसौली है उसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है कहना। यानी बट इनको ये डॉक्टर बहुत के पास ज़रूरी दोबारा है जाना कि चाहिए। प्रॉपर तरीके से आपकी जांच हो, अल्ट्रासाउंड हो, एंड उसके बाद आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपके लिए एक प्रॉपर एक प्लान बनाएं कि अब आगे क्या हमें स्टेप लेने चाहिए। खाली हम ये नहीं कहेंगे जस्ट बिकॉज एक रसौली है आप उसकी वजह से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं। जी, बहुत सारे और कारण भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आप प्रेगनेंसी में दिक्कत आ सकती है। और उसके लिए इन्हें टेस्ट कराना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाने का बिल्कुल। वक्त आ चुका है। चलिए, बहुत सारे सवाल मेरे पास भी हैं, मेरे जहन में आपके लिए, आपके पास लौट कर मैं ज़रूर आऊँगी, लेकिन फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फ़ौरन लौटेंगे।